हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शन का रैपिड रिवीजन। तो रैपिड रिवीजन हमारी एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूं। देखो यार, ये जो सेशन है ना, ये आप लोगों का डिटेल्ड सेशन नहीं होगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं मैं आप लोगों का, ताकि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मान लो आप लोगों का कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो ऐसे में आप डिटेल्ड वन शॉट नहीं देख सकते हो, पूरा का पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि 15 मिनट में बेस्ट रिवीजन आप लोगों की हो जाए, और लास्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे। बाकी अगर आप लोगों को इसका डिटेल्ड वन शॉट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सेशन का लिंक है, आप उसको डिटेल में भी समझ सकते हो कि कैसे 2-2.5 घंटे में मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है विद बहुत सारे एग्जांपल्स। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स है। सबसे पहले आप पढ़ोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आप पढ़ोगे रिलेशन, फिर आप पढ़ोगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर होगा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, और फिर उसके अंदर आएगा आप लोगों के पास ग्राफ्स एंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल रिलेशन। यानी कि मान लो आप लोगों के पास दो सेट हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितने भी पॉसिबल रिलेशंस होंगे उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे अगर मैं इसको एक डायग्राम, एक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करूं, तो मान लो ये सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के। अब देखो, वन का रिलेशन ए के साथ भी होगा, वन का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है। तो वन का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, वन का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है। उसी तरह से टू का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है और टू का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं उन्हें बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये जो रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ रहे हो, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है एरो डायग्राम। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स जो होगा हमेशा ए से बिलोंग करेगा, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, और वाई जो होगा हमेशा बी से बिलोंग करेगा। अब ये जो x और y है इसको बोला जाता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिक्स है, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से, इसी कारण से ऑर्डर्ड। और पेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि दो एलिमेंट्स है तो दो एलिमेंट्स का तो पेयर ही होता है। अगर मान लो कभी आप लोगों के पास दे दिया जाए कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, x, y इज इक्वल्स टू a, b, तो हमेशा याद रखना कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होगा, x a के बराबर और y b के बराबर हो जाएगा। अब लास्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों के पास आता है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो जितने एलिमेंट सेट ए में है, जितने एलिमेंट सेट बी में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एन ए इंटू एन बी, उतने आपके पास टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आप लोगों के पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 यानी कि कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म। अब बात करते हैं अपने रिलेशंस के बारे में। तो देखो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जहां पे देखो, मैं बहुत साधारण से एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप हो, आपके पापा हैं, पापा के साथ कुछ रिलेशन है, मम्मी के साथ कुछ रिलेशन है, दीदी के साथ कुछ रिलेशन है, छोटे भाई के साथ कुछ रिलेशन है। लेकिन मान लो आपके गांव में कोई अंकल है, उनके फूफा जी के साथ भी आपका कोई रिलेशन है ना, दूर के रिश्तेदार हैं। तो एक रिलेशन होता है जो आपका खास रिलेशन होता है, और एक रिलेशन होता है जो आपका दूर का रिलेशन। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो पास वाले रिश्ते, दूर वाले रिश्ते सब आते हैं, लेकिन रिलेशन के अंदर कुछ खास रिश्ते आते हैं जहां पे आपकी कंडीशन लग जाती है। जैसे मान लो आप लोगों के पास कोई दो सेट हैं, एक है ए और एक है बी। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है आर से, और रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से बी में कोई रिलेशन है, और वो जो रिलेशन है आपका इस तरीके से डिफाइन है कि y जो होगा x + 2 के बराबर होगा। तो अब यहां पे क्या लग गई है? कंडीशन, कुछ खास रिश्ता है। अब यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या थे? सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन, लेकिन यहां पे क्या लग गई है? कंडीशन लग गई है। और फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब देखो, जैसे ही मैं x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y कितना आएगा? जैसे ही मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? y आ जाएगा मेरे पास 1 + 2 3। क्या
बी में 3 है नहीं है, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y कितना आ जाएगा 4, तो ये मेरा रिलेशन का पार्ट होगा, क्योंकि उसने बोला है कि b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो y से, मतलब y जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, है ना। तो जब यहां पे y 3 आया था वो तो b में है ही नहीं, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे। अब जैसे ही मैं x को 3 लूंगा तो y कितना आ जाएगा 5, x को 4 लूंगा तो y कितना आ जाएगा 6। अब x की वैल्यू अगर मैं 5 लूंगा, x की वैल्यू अगर मैं 5 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 2 7। क्या 7 b में है? नहीं है, तो वो वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आपके पास पॉसिबल रिलेशंस हो गए, जो कुछ खास रिलेशंस है। तो रिलेशंस क्या होता है? कुछ खास रिलेशन जहां पे आपकी कंडीशन लग जाती है। क्लियर है इतनी बात? अब एक बहुत छोटी सी चीज है, ये जो रिलेशन है ये इस कार्टेशियन, अगर मैं इसका a क्रॉस b निकालूं, अगर मैं इन दोनों सेट्स का a क्रॉस b निकालूं, तो ये जो रिलेशन होगा, जो भी जितने भी रिलेशन आपके पास आएंगे वो a क्रॉस b के सबसेट होते हैं। इसको लिख लो यहीं पे, जितने भी रिलेशन होते हैं वो a क्रॉस b के क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। तो यानी कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने की बात कहूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे? 2 की पावर na इंटू na, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट लगा यहां पे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब यहां पे रिलेशन में आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिसे बोला जाता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं, डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन में, याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं, किसी भी रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है उसे डोमेन बोला जाता है। लेकिन जैसे कि अगर आप यहां पे देखो, पहला एलिमेंट क्या है? 2, 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। किसी भी रिलेशन में दूसरा जो एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, जैसे 4, 5 और 6, ये क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? ये जो दूसरा एलिमेंट है, ये जो दूसरे एलिमेंट है, ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? बी सेट से। तो कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा बी सेट, जो दूसरा वाला सेट होता है ना, जो दूसरा वाला सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है आपका। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन खत्म हुआ। इसी के साथ आप लोगों का क्या खत्म हो जाएगा? पूरा का पूरा रिलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? अगर मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है, फंक्शन कुछ और नहीं है, एक रिलेशन ही है। कैसा रिलेशन? जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज होती है। मान लो ये सेट ए है, 1 की एक, अच्छा इधर वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है इमेज और इधर वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज। 1 की एक इमेज है ए, 2 की एक इमेज है बी, 3 की एक इमेज है सी, और सारे के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज है, एक एक इमेज है। तो ये क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, 1 की एक इमेज है ए, 2 की एक इमेज है ए, 3 की एक इमेज है सी, सारे एलिमेंट्स यूज हुए? बिल्कुल यूज हुए। और 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, तो ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, 1 की एक इमेज है ए, 2 की एक इमेज है बी, लेकिन 3 की कोई इमेज नहीं है, तो सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, 1 की एक इमेज है ए, 1 की एक इमेज है ए, और 1 की एक और इमेज है बी, 1 की एक और इमेज है बी, तो ये भी क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां पे 1 की 2 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन क्या होता है? जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों का क्या हो गया? फंक्शन भी खत्म हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन आ जाता है आपके पास कि मान लो 2 फंक्शंस को ऐड करना, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें ज्यादा खास चीजें नहीं होती। ग्राफ एंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब यहां पे हम एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, या किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे पॉलिनोमियल, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फटाफट से इन चीजों को भी देख लेते हैं, जो फंक्शंस आप लोगों को पढ़ने हैं, जिनके ग्राफ आप लोगों को पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल में आपको 4 प्रकार के फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फंक्शन की, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? fx = c, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू डालो, y हमेशा आपके पास क्या आएगा? c ही आएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आप x की कोई भी वैल्यू डालो, y हमेशा क्या आएगा? c आएगा।
तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं, देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स का वैल्यू, ये क्या होता है डोमेन, एक्स का वैल्यू डोमेन, और वाई का वैल्यू क्या होता है, या एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, जो एफ एक्स का वैल्यू आता है वो होता है रेंज। अब हमने बोला है क्या, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू डालूं, एक्स की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूं, कोई भी रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं एक्स की वैल्यू। और रेंज क्या होगा, रेंज हमेशा मेरा वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स कुछ भी डालो, रेंज क्या आएगा हमेशा, एक कांस्टेंट नंबर सी। क्लियर है। अब मैं आपको इसका एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ग्राफ के थ्रू कैसे आप डोमेन और रेंज को समझ सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, जो आपके पास इस तरीके से होता है ए एक्स प्लस बी, है ना। तो इसका एक केस हम पढ़ते हैं जिसे आइडेंटिटी फंक्शन भी बोला जाता है, y इज इक्वल्स टू एक्स। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर मुझे इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है तो आप एक चीज याद रखो कि डोमेन के लिए आपको इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे शैडो बनानी है, एक्स एक्सिस पे शैडो बनानी है। तो कौन कौन से पॉइंट पे शैडो बनेगी, कौन कौन से पॉइंट पे शैडो बनेगी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट पे, सारे के सारे पॉइंट पे, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, उन सभी पॉइंट्स पे शैडो बन रही है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी रियल नंबर। अब अगर मैं वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाने की कोशिश करूं, इसकी वाई एक्सिस पे शैडो बनाने की कोशिश करूं, तो सारे के सारे पॉइंट्स पे शैडो बन रही है, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, एनी रियल नंबर। तो ऐसे आप इसका डोमेन और रेंज समझ सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ आपको समझना है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो पैराबोला आपने पढ़ा हुआ है। अब इसकी एक्स एक्सिस पे शैडो बनाओ, इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे शैडो बनाओ। तो देखो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे के सारे पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे जो शैडो बन रही है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, एनी रियल नंबर। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है, वाई एक्सिस पे शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे शैडो बनाओ। तो ये क्या है बेटा, जीरो, या तो जीरो होगा या तो जीरो के ऊपर इन पॉइंट्स पे शैडो बन रही है, तो जीरो या फिर इंफिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर, याद नहीं करना है कि क्या डोमेन है क्या रेंज है। ऐसे ही क्यूबिक फंक्शन है, अब इसका ग्राफ ऐसा होता है, एक्स एक्सिस पे शैडो बनाओगे तो ये डोमेन और ये रेंज हो जाएगा। रेशनल फंक्शन क्या होता है, 1/x, यहां पे x जीरो के इक्वल नहीं होता। अगर मैं इसका डोमेन और रेंज बनाने की कोशिश करूं, इसका ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं इसकी शैडो बनाऊं एक्स एक्सिस पे तो सारे के सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे, बस जीरो नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि उसने बोल दिया जीरो नहीं हो सकता है ना। तो x की वैल्यू आप जीरो सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, बाकी कुछ भी कर सकते हो। वैसे ही रेंज, अगर मैं y एक्सिस पे इसकी शैडो बनाने की कोशिश करूं तो देखो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे लेकिन कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, r माइनस जीरो। वैसे ही इरेशनल फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, एक्स एक्सिस पे शैडो बनाओ तो जीरो टू इंफिनिटी, है ना, वाई एक्सिस पे शैडो बनाओ तो जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है जी, चलो उसी तरीके से आप लोगों के पास तीन और फंक्शंस है। एक है मॉड्यूलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहता है कि अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो आपके पास x ही आंसर आएगा, लेकिन x की वैल्यू अगर जीरो है तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो आपका आंसर आएगा -x। यानी कि अगर आपके पास मॉड के अंदर 5 है तो आंसर आएगा 5, मॉड के अंदर -5 है तो भी आंसर आएगा 5, और मॉड के अंदर 0 है तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, देखो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो y भी 1 आया, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y भी 2 आया, x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बचपन में सीखा है ना कैसे बनाते हैं, x की एक वैल्यू लो, y का वैल्यू निकालो, x की एक वैल्यू लो, y का दूसरा वैल्यू निकालो। अब अगर मैं इसको देखूं तो x एक्सिस के सभी पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा इसका, जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर है। उसी तरीके से सिग्नम फंक्शन जो होता है, इसको SGN x -1 0 1, x की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है तो -1 होगा, x की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो 0 होगा, और x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इसका जो डोमेन होगा, कोई भी रियल नंबर, आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज के केस में आपके पास -1 0 और 1 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है।
अब आपके पास है लास्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है तो आपको क्या करना है, इससे छोटा इंटीजर। जैसे मान लो अगर इसके अंदर नॉर्मल कोई नंबर है 2 तो इसका आंसर आएगा 2। लेकिन अगर मान लो आपके पास 2.1 है तो भी आपका आंसर आएगा 2, 2.9 है तो भी आपका आंसर आएगा 2। यानी कि छोटा इंटीजर, अगर डेसिमल में कुछ आ रहा है तो छोटा इंटीजर। छोटा इंटीजर क्या है, 2.9 से छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं और इसका ग्राफ बनता है ऐसा। इसका डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आपका रेंज क्या आ रहा है, हमेशा हमेशा रेंज क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास 2 मार्क्स का आ जाता है। तो मेक श्योर ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना। अब कुछ सवालों को कर लेते, 2-3 सवाल है आप लोगों के पास। उन सवालों के बाद मैं आप लोगों को 5 सवाल दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। जैसे मान लो पहला सवाल है आप लोगों के पास कि x - 3 - 6 2, y - 9 दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आपको पता है पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो x - 3 2 के इक्वल होगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5। बहुत सिंपल। -6 जो होगा वो y - 9 के इक्वल, -9 इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो -6 + 9 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा y का वैल्यू। बहुत सिंपल। दूसरा सवाल कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई सेट A है, कोई सेट B है और कोई सेट C है, देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले मैंने B इंटरसेक्शन C निकाल लिया। B इंटरसेक्शन C आपके पास क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 है। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स, तो 2 का रिलेशन 8 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, और सॉरी 4 का रिलेशन 8 के साथ, 6 का रिलेशन 8 के साथ, तो ये A क्रॉस B आ गया। क्लियर है। अब उसी तरह से आप लोगों के पास एक ये सेट दे रखा है A, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। देखो कभी अगर ऐसा होता है तो इसको ऐसा भी बोला जाता है रिलेशन ऑन A। जब A से A में ही रिलेशन होता है तो इसको रिलेशन ऑन A भी बोला जाता है। रिलेशन दिया गया आपके पास कुछ इस तरीके से। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा y कितना आएगा, 2 आएगा। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा y 3 आएगा, x की वैल्यू 3, y 4, 4 पे 5, 5 पे 6। अगर मैं x की वैल्यू को 6 सब्स्टिट्यूट कर दूं, x अगर मेरे पास 6 आ गया तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 7। क्या वो y a से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 7 a से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। उसने बोला है कि a से a में रिलेशन है आपका, A से A में रिलेशन, तो जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो भी A से बिलोंग करना चाहिए। क्या 7 A से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। आपका जो रिलेशन बचेगा वो ये बच जाएगा, ये रिलेशन है। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5। रेंज की बात करूं तो 2 3 4 5 6 दूसरा एलिमेंट। इसका को डोमेन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस रिलेशन का को डोमेन क्या होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास एक सवाल है कि x के अंदर इतने एलिमेंट्स है, y के अंदर इतने एलिमेंट्स है, तो कितने रिलेशंस बनेंगे, x से y में कितने रिलेशन। तो मैंने आपको बताया 2 की पावर जितने भी इनके अंदर एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाई कर दो तो इतने रिलेशंस बन जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के पास एक बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन रिलेशन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो 2 की एक इमेज है 1, 5 की एक इमेज है 1, 8 की एक इमेज है 1, 11 की एक इमेज है 1, 14 की एक इमेज है 1 और 17 की एक इमेज है 1। यानी कि सेट ए के, पहला वाला सेट ए होता है ना, सेट ए के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है, एक ही इमेज हो सकती है, तो यस ये फंक्शन होगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो 2 की एक इमेज है 1, 4 की एक इमेज है 2, 6 की एक इमेज है 3, 8 की एक इमेज है 4, 10 की एक इमेज है 5 और 12 की एक इमेज है 6 और 14 की एक इमेज है 7। तो सारे के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए और सभी एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ एक इमेज है, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज है 5 और 2 की इमेज है 5, तो 1 की क्या हो गई, दो इमेज हो गई। 1 की क्या हो गई, 2 इमेज, एक 3 और एक 5। तो ये रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। क्लियर है, क्लियर है। अब इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के पास है ये, इसको थोड़ा आराम से देखना। कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का रेंज आपको निकालना है। ये सवाल अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आता है और इस बार भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो आपके पास
fx इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर कभी भी हमने पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर आपके पास कोई इरेशनल फंक्शन होता है, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी इरेशनल, ये जो इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है, मान लो इसके अंदर x y z कुछ भी है, कोई नंबर है a, तो ये जो a होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज हमने क्या पढ़ी थी, 0 से इंफिनिटी के बीच में पढ़ी थी ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी अगर आपको इरेशनल फंक्शन का याद होगा तो इसकी रेंज क्या पढ़ी थी हमने, डोमेन क्या पढ़ी थी, 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पढ़ा है इसके अंदर नेगेटिव, लेकिन आपके पास ये जो जितने भी फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल नंबर पे डिफाइन है, तो इसके अंदर कभी भी आपका नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। हमेशा आपके अंदर क्या है, आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा या फिर 0 आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा इसके अंदर वाला, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता यानी कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा कभी ऐसा आएगा, तो आपके दो ब्रेकिंग पॉइंट है, एक है 4 और एक है -4, तो आपने वो दोनों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। -4 से छोटा कोई नंबर उठाओ -5। अब x की जगह पे अगर मैं -5 रखूंगा, x की जगह पे अगर मैं -5 रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, -1। क्या ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो भी क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, 0 से बड़ा थोड़ी ना, वो 0 से छोटा है। तो यहां पे भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर रखोगे, 0 रख दिया मान लो मैंने, तो आपके पास 4 इंटू 4 कितना आ गया, 8। क्या 8 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। तो अगर ये आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जो वैल्यू होगी वो -4 से 4 के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन है, तो यहां पे आपके पास इस तरीके से ये इंटरवल आ जाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, -4 से 4 के बीच में, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मान लो आप लोगों के पास ऐसा दिया गया है x इज इक्वल्स टू √25, तो हमेशा याद रखना इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 5। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे +-5, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास है x² -25 इज इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ±√25, और x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा +-5। अब दोनों में फर्क समझो, दोनों में फर्क क्या है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज आएंगी, ये फर्क होता है। तो यहां पे अगर ऐसा होगा तो आपके पास +-5 लेना है। अब यहां पे क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे y का वैल्यू है ये, अब यहां पे क्या ये क्या है, y क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो यहां पे +- नहीं है, तो इसका मतलब y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ क्या आएगा यहां पे, पॉजिटिव आएगा। यहां पे आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहां पे अगर मैं इसको देखूं, मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, इन दोनों इक्वेशंस में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, फिर यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, √16 - y²। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर कोई भी जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होगी, या तो 0 के बराबर होगी, जैसे हमने यहां पे किया था, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। फिर उसी हिसाब से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और y की वैल्यू आई आपके पास -4 से 4 के बीच में। अब देखो यहां पे y की वैल्यू हमने बोली थी क्या, 0 है या 0 से बड़ी होगी, और यहां पे हमने क्या बोला, -4 से 4 के बीच में, और तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मतलब 4 तक, है ना, जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, 0 से 4, जो दोनों में, देखो यहां पे क्या है, y की वैल्यू 0 है और 4 तक है, और यहां पे क्या है, -4 से 4 तक है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 0 से 4, तो 0 से 4 y की वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू होती है वही आपका रेंज होता है। ठीक है जी। अगर आप इसको डिटेल्ड वे में समझना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड 1 शॉट का लिंक है, जिसमें मैंने 2-2.5 घंटे में इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको 10 से 15 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जब आपका एग्जाम सर पे होगा तो आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते, तो आपको ऐसे रिवीजन की जरूरत है।
बाकी ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मेक श्योर इन 5 क्वेश्चंस को आप जरूर करना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे सवाल है। एंड यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी सेशन कैसा लगा है ना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसका आंसर पूछा था होमवर्क का वो भी जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।